हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल इनो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। और चलिए, आइए आज का जो वीडियो है इसमें हम BHIC 133 ले लेते हैं और सिर्फ इस वक्त हम ले रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है। और ये जो एक आपका चैप्टर है ये है आपका विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्य। और इन दोनों से, विजयनगर साम्राज्य से और दक्कन राज्य से, एक एक क्वेश्चन अभी तक के पेपर में पूछे गए हैं। देखिए, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और देन अपना एनालिसिस में लगाती हूँ। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए मैं वही क्वेश्चन बताती हूँ, थोड़ा मैं अपना भी करके देती हूँ, बिकॉज हिस्ट्री मेरा भी सब्जेक्ट था BA में। तो यहाँ पर दो ये राज्य वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन राज्य। ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी बन सकता है क्योंकि इसमें 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं, तो दक्कन राज्य का उदय कैसे हुआ। ठीक है ना। ये विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर में कृष्णदेव राय को आप ना पढ़े और इससे क्वेश्चन ना पूछे तो हम मान ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। फिर एक दूसरा संबंध विजयनगर और दक्षिण के राज्य के साथ पहुंचता है, यानी जो दक्षिण के राज्य थे उनका विजयनगर के साथ कैसा संबंध था। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने कर दिया। एक विजयनगर की स्थापना कृष्णदेव राय के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, खाली विजयनगर की स्थापना पूछ सकता है, विकास पूछ सकता है। और दूसरा दक्कन के साथ विजयनगर के संबंध भी पूछ सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि विजयनगर में साम्राज्य में धर्म राजनीति किस तरह से उदय हुआ। ठीक है ना, कैसे इनका विकास हुआ। एक क्वेश्चन है इसमें नायनकार और आयकार, ये दो जो हैं ये व्यवस्थाएं होती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो ये तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है। ओके। दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय, या अगर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अफाकियों और दक्कनियों के मध्य संघर्ष एवं सम्राट के साथ उनके संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये जो राज्य है, ये जो यूनिट है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए फिर हम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पे ये प्रस्तावना में जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं कि दक्षिण भारत का भौगोलिक विन्यास। ठीक है ना। ओके। दक्कन क्या होता है, दक्कन से हमारा मतलब क्या है। दक्षिण भारत यानी दक्कन। ठीक है, याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर यहाँ पर देख लेते हैं। ओके। क्योंकि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित समस्त क्षेत्र दक्षिण भारत कहलाता है। ठीक है ना। राइट। तकनीकी तौर पे तो नहीं कह सकते हैं, ये क्षेत्र 2 बड़े इलाकों से मिलकर बना है, दक्कन तथा दक्षिण भारत। तो यहाँ पे दक्कन और दक्षिण भारत 2 क्षेत्र यहाँ पे लिए गए हैं, तो आई थिंक से दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना। ओके। चलिए अब यहाँ पे दक्कन का शुरू कर देते हैं कि दक्कन भारत क्या कहलाता है। ठीक है, दक्कन क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दक्कन जो है वो उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नर्मदा एवं महानदी नामक नदियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नर्मदा एवं महानदी, जो 2 नदियां हैं, उनसे घिरा हुआ है। और नीलगिरी की पहाड़ियां और पिन्नार नदी इसकी दक्षिण सीमा निर्धारित करती है। तो इसकी दक्षिणी सीमा में कौन सी नदियां हैं? एक नदी है पिन्नार नदी, और अगर हम पहाड़ी की बात करते हैं तो नीलगिरी। ठीक है। तो पश्चिम तथा पूर्व में दोनों तरफ लंबे समुद्री तट, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में क्या है? समुद्र तट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दक्कन जो है उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नर्मदा एवं महानदी, इसके उत्तर तथा उत्तर पूर्व में नर्मदा और महानदी है, और इसके दक्षिणी सीमा में क्या है? पिन्नार नदी है, और पश्चिम पूर्व में समुद्री तट है। ठीक है। और विशाल पश्चिमी समुद्री तट तथा सह्याद्री पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र कोंकण कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये कोंकण कहलाता है। ठीक है। कोंकण क्या कहलाता है? पश्चिमी समुद्र तट तथा सह्याद्री जो पहाड़ियां होते हैं, समुद्र तट और पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है वो कोंकण कहलाता है, और जो कि दक्कन का एक उप क्षेत्र है। ठीक है, दक्कन का एक उप क्षेत्र माना जाता है कोंकण। राइट। ओके। अब ये समूची पट्टी है आपकी कोंकण की, वो घने जंगलों से भरी है। भूमि पर्याप्त रूप से उपजाऊ यहाँ की नहीं है। ठीक है। और अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो इस क्षेत्र का भारी महत्व, सामरिक दृष्टि का मतलब जहाँ पे रहने के लिए, जीने के लिए सभी वस्तुएं मौजूद हो। ठीक है ना। सैन्य के हिसाब से भी, युद्ध करने के हिसाब से भी। ठीक है ना। पानी और खाने पीने की सभी चीजें जहाँ जहाँ पे वो सामरिक कहलाता है। तो यहाँ पर अनेक मजबूत दुर्गों का निर्माण किया गया था।
ठीक है। और यहाँ पर बंदरगाह भी इसी क्षेत्र में पड़ते थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बंदरगाह भी इसी क्षेत्र में थे, चाहे तो नाम लिख दीजिए चौल और दाभोल। याद तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर पहुंचना कठिन होता था। क्यों? क्योंकि जो स्थानीय सरदार होते थे उनकी निष्ठाएं अक्सर बदलती रही और कई बार केंद्रीय सत्ता की भी अवहेलना करते रहे। तो यहाँ पहुंचना इसलिए कठिन हो पाता था, कोई यहाँ नहीं पहुंच पाता था कि जो यहाँ पे स्थानीय सरदार लोग होते थे, जनरली जो केंद्र में सत्ता होती थी, हमने पहले की यूनिट में इसके पहले वाले में बताया था कि जो इन सरदारों का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सरदार का मतलब होता है कि जो छोटे से राज्य में छोटे छोटे क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं, एक तरह से डाकुओं की तरह इनकी लाइफ होती है और ये राजाओं के संरक्षण में होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि राजा को जब जरूरत पड़ती है तो युद्ध वगैरह के लिए सैनिक वगैरह की सहायता देते हैं और कभी कभी अपनी पार्टी भी, कभी कभी नहीं, ऑलवेज इनकी निष्ठा कभी एक राजा के प्रति हमेशा एक सी नहीं रही है, बदलती रहती है। ठीक है, इसलिए इनके ऊपर राजाओं का यकीन करना बहुत मुश्किल होता था। तो मराठों के उदय में भी निर्णायक भूमिका भौगोलिक स्थिति ने निभाई थी, जो आज दक्कन के क्षेत्र में निभाई जा रही है। यानी भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पे पहुंच पाना किसी का इतना आसान नहीं होता था और इसके पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों के कारण दक्कन राज्यों में घुसपैठ करना कठिन था। मैंने कहा ना, पहाड़ी और जंगली क्षेत्र के बीच में दक्कन है, इसलिए तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब ही होता है, भौगोलिक स्थिति का मतलब ही होता है कि वो पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि दक्षिण गुजरात की तरफ से उपजाऊ बगलाना क्षेत्र से होकर यहाँ आसानी से पहुंचा जा सकता था। तो कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना कि यहाँ तक पहुंचने का। तो एक रास्ता था दक्षिण गुजरात से जो आप हैं बलगाना क्षेत्र से होकर यहाँ पर आप दक्कन में बड़ी आसानी से पहुंच सकते थे। और ये जो उपजाऊ क्षेत्र था बगलाना, यानी ये बहुत ही उपजाऊ था, यहाँ पे बहुत तरह की फसलें उगाई जाती थी, इसलिए इसको उपजाऊ क्षेत्र बोलते थे। तो यहाँ से होकर आप जा सकते थे और इसी वजह से गुजराती शासकों द्वारा बार बार इस क्षेत्र पर धावे बोले गए। किस क्षेत्र पर? बगलाना क्षेत्र पर, क्योंकि वो बहुत उपजाऊ था और हर एक कोई चाहता था कि वो मेरे राज्य में शामिल हो जाए। ठीक है ना, दक्षिण गुजरात का। तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र के संतुलन को बदल दिया और मामूली विभिन्नता के साथ, मामूली परिवर्तन के साथ गोवा, बहमनी और विजयनगर राज्यों के बीच की सीमाएं भी निर्धारित करता था। तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, इस क्षेत्र के संतुलन को, जो एक बैलेंस बना हुआ था, उसको चेंज कर दिया। और यहाँ पर आप जो देख लेते हैं कि कुछ परिवर्तन भी हुए। उस परिवर्तन में जो गोवा, बहमनी और विजयनगर राज्य थे, इनकी बीच एक सीमाएं हो गई, यानी एक रेखा खींच दी गई। दोनों अलग अलग राज्य यहाँ पर हो गए, दोनों की हर एक चीज अलग अलग हो गई। विजयनगर बहमनी से भी क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं ये यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए से। ठीक है। अब जो मध्य दक्कन था, और मध्य दक्कन का मतलब क्या होता है? मध्य दक्कन का मतलब अजंता पर्वत श्रेणी से नीलगिरी पहाड़ी और पालाघाट दर्रे तक की जो भाग होता है वो मध्य दक्कन कहलाता है। ठीक है। तो मध्य दक्कन में काली मिट्टी मौजूद थी, जो कपास की खेती के लिए उत्कृष्ट। और आज भी देखिए, जहाँ पे काली मिट्टी होती है वहां पे कपास ज्यादा होता है। तो ताप्ती, वर्धा, पेन गंगा नदियों के किनारे स्थित महाराष्ट्र के खान देश तथा बाबर क्षेत्र उपजाऊ भूमि के लिए मशहूर थे, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी मौजूद थी और यहाँ पे कपास की खेती होती थी। इस कारण केरला तथा माहौर पर कब्जा करने के लिए, जो कि महाराष्ट्र में था, मालवा तथा बहमनी शासकों के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे। किसके बीच? मालवा और बहमनी शासकों के बीच। मालवा जो मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एक तरह से आजकल के टाइम में बॉर्डर बना हुआ है, वहां पर मालवा में इसी पॉसिब कपास उगाई जाती है। तो कृष्णा एवं गोदावरी के बीच समतल मैदानी क्षेत्र थे, जो कपास की खेती के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए भी मशहूर थे। और इसके बाद तेलंगाना क्षेत्र पड़ता है, यानी दक्षिण आ जाता है। तो उसकी भूमि रेतीली और उसमें नमी को बनाए रखने की क्षमता नहीं होती थी। दक्षिण तेलंगाना में क्षमता जो होती थी वो कहाँ पे होती थी? वो मालवा में होती थी। महाराष्ट्र के खानदेश बरार क्षेत्र होते थे, क्योंकि उपजाऊ होते थे, यहाँ की मिट्टी काली होती थी। तो नदियों में भी पूरे वर्ष पानी नहीं रहता था, गर्मियों में सूख जाती थी। तो यहाँ पर जलाशय से सिंचाई करना अब जरूरी हो गया था। जब नदियों में पानी नहीं तो किससे सिंचाई की जाएगी? जलाशय यूज किया जाएगा। और जो कृष्णा घाटी के साथ कुरनूल की चट्टानें थी, वहां हीरो की मशहूर गोलकोंडा खदानें स्थित थी। कहाँ? साउथ में, दक्कन में। ठीक है ना। तो दक्षिणी दक्कन का पठार, जिसका कुछ आधुनिक हिस्सा कर्नाटक राज्य में पड़ता है आज,
जो कि तेलंगाना में है लेकिन आज कर्नाटक राज्य में पड़ता है, खनिज स्रोतों तांबा, सीसा, जिंक, लोहा, सोना, मैग्नीज आदि में समृद्ध है। तो ये हमने दक्कन के बारे में पढ़ा। दक्कन का इतिहास, दक्कन का विकास आए, दक्कन की भौगोलिक सीमा आए, कुछ भी आए तो आपको ये लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ा दक्षिण राज्य देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों को अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर कर दिया गया है। दक्कन जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं बॉर्डर के रूप में देखा गया, जो महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटका, तेलंगाना इनके बॉर्डर से जुड़ते हुए कुछ क्षेत्र थे वो दक्कन हो गए। अब हम शुद्ध दक्षिण भारत में आते हैं, ठीक है, साउथ इंडिया में आते हैं। ओके, इसके बारे में देख लें किसका विकास कैसे हुआ। तो कृष्णा और तुंगभद्रा यहाँ पे दो आप थे, यानी दो नदियां थी, उनके दक्षिण में स्थित क्षेत्र दक्षिण भारत का निर्माण करता है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा के दक्षिण में जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता है, दक्षिण भारत कहलाता है। और पूर्व में एक तटीय क्षेत्र था जो कोरोमंडल कहलाता है, कहाँ, पूर्व में। और केनरा के दक्षिण में स्थित पश्चिम क्षेत्र मालाबार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। कृष्णा तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में दक्षिण भारत स्थित है, पूर्व में तटीय क्षेत्र कोरोमंडल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पूर्व में कोरोमंडल स्थित है और इसके दक्षिण में पश्चिमी क्षेत्र मालाबार स्थित है। तो पूर्व में कोरोमंडल, पश्चिम क्षेत्र में मालाबार, ठीक है, और जो कि पूर्व में पश्चिम घाटों से घिरा हुआ है। चोल शासकों के दौरान गतिविधियों का केंद्र मुख्यतः कावेरी क्षेत्र के आसपास तक सीमित थे। जब चोल शासक यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जो भी अपना काम किया सिर्फ अपने क्षेत्र का विस्तार किया, तो यहाँ पर कावेरी नदी के आसपास किया, और जो कि विजयनगर काल के दौरान आगे उत्तर पूर्व में तुंगभद्रा कृष्णा दो आप की तरफ से सरक गया, ठीक है, जो कि आगे खिसक गया, जहां की विजयनगर की राजधानी स्थित थी। तो चोल जो है उन्होंने क्या किया, कावेरी के क्षेत्र तक ही उनका शासन था, वहीं तक उन्होंने विस्तार किया। लेकिन विजयनगर काल के दौरान क्या हुआ कि जो तुंगभद्रा कृष्णा दोआब नदियां थी उनकी तरफ क्या हुआ, चोल का शासन था यानी कि राज्य था वो खिसक गया, और जो कहाँ स्थित था, विजयनगर की राजधानी तक पहुंच गया। ठीक है, तो 13वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच की समुची अवधि में यह क्षेत्र संघर्षों का केंद्र बना रहा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चोल, विजयनगर, ये दो यहाँ पे अभी वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि विजयनगर की राजधानी तक चोल का शासन हो गया था। तो पहले विजयनगर एवं बहमनी शासकों के बीच तथा बाद में विजयनगर तथा इसके उत्तराधिकारी नायक राज्यों तथा बीजापुर के शासकों के बीच हुआ। अच्छा, जो ये संघर्ष बना रहा, जो ये लड़ाइयां होती रही, ठीक है ना, तो किनके बीच में हुई, तो पहले विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच में हुई, विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच में, और बाद में विजयनगर के जो उत्तराधिकारी नायक राज्य थे, कुछ जो नायक राज का मतलब नए राज्यों का वहां पे उदय हुआ उत्तराधिकार के रूप में, ठीक है ना, तथा बीजापुर के शासकों के बीच में हुआ। तो कुतुबशाही शासक भी बार बार इस टकराव में शामिल रहे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझिएगा, और मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो कंप्लीट है, पहले ही पढ़ा दिया, तो आप चाहे तो उससे भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो 15वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक जारी रहा। ठीक है ना। ओके, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, ये क्यों रहा, इसलिए रहा कि लोगों का आगमन तटीय एवं डेल्टाकार जो नमी वाले भू क्षेत्र थे, जहां पे काफी उपजाऊ मिट्टी हुआ करती थी, कृषि के लिए वो अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि सिंचाई सुविधाओं से उपयुक्त वो क्षेत्र था, इसलिए। और इस प्रवास के अनेक कारण संभव हो सकते हैं। बहमनी दबाव हो सकता है, विजयनगर के शासकों द्वारा अपने राज का दक्षिण की तरफ और अधिक विस्तार करने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयत्न होते हैं ना। तो ये एक प्रक्रिया थी, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों से पलायन करना, ठीक है, सूखी खेती, जहां सिंचाई के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता हो, जहां पानी साल भर नहीं रहता, तो फिर बाद में सिंचाई के लिए कृत्रिम साधन अपनाए जाते हैं, कुआं, जलाशय वगैरह हो, तो करने के लिए यहाँ की जमीन भी बड़ी अनुकूल रही होगी। तो कारण कुछ भी रहा हो, गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, कि सूखी खेती के विकास ने जलाशयों से होने वाले सिंचाई का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जो 16वीं शताब्दी के दक्षिणी भारत की अर्थव्यवस्था का निर्णायक हिस्सा बन गई थी। तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था आए, 16वीं शताब्दी का बहमनी राज का आए, ठीक है ना, आर्थिक अर्थव्यवस्था आए, तो फिर आपको यहीं पे यही चीजें लिखनी होंगी। ठीक है ना। अब देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, क्योंकि विजयनगर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो इसे देखूं, मुझे तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि विजयनगर का, हालांकि इसको मैंने पढ़ा दिया, तो आप उसमें देख लीजिएगा, उन वीडियो में देख लीजिएगा, बार बार पढ़ाने से टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन बता देती हूँ कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस तरह से हुई, ठीक है ना, या किस तरह से इसका विकास हुआ, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। कभी कभी विजयनगर और बहमनी शासकों के बीच संघर्ष को पूछा जाता है,
ठीक है ना। तो ये भी माइंड में रखिएगा, कुछ चीजें जो है अपने दिमाग में रख लीजिए कि किन किन क्षेत्रों को लेकर के इनके बीच में संघर्ष हुए थे, और उसको एक्सप्लेन करके बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, बस क्षेत्र याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे बहमनी शासकों ने विजयनगर शासकों को अपनी शक्ति के प्रमुख केंद्र तुंगभद्रा, ठीक है ना, तुंगभद्रा से दूर प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम की ओर विस्तार करने के लिए विवश कर दिया था विजयनगर शासकों, सॉरी बहमनी के शासकों ने विजयनगर को, ठीक है ना। और शुरू में विजयनगर शासकों को रायचूर और तुंगभद्रा दोआब में बहमनी शक्ति को दबाने में मुश्किल पड़ी थी, उनकी शक्ति को कम करने में। क्यों? क्योंकि बहमनी शासकों की वारंगल स्थित जो राजा कोंडा के बेलामाओं के साथ संधि हो गई थी, और इन परिस्थितियों ने विजयनगर को उत्तर की ओर बढ़ने से रोका, उन्हें दक्षिण में तमिल क्षेत्र और प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में विस्तार के लिए विवश कर दिया। लेकिन बाद में जब गठबंधन टूट गया, किसका? बहमनी शासक और वारंगल राजकोंडा बेलमाओं के बीच में, तो लाभ विजयनगर साम्राज्य को मिला, और जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर शासक बहमनी राज की कीमत पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। तो बहमनी शासक और विजयनगर शासक का साम्राज्य विस्तार आए, ठीक है ना, संघर्ष का कारण आए, तो आपको फिर यही लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शॉर्ट में क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और देखते हैं क्या हो सकता है। कृष्णदेव राय एक नजर में, ठीक है, क्योंकि विजयनगर के महानतम शासक माने जाते हैं कृष्णदेव राय, इनको एक नजर में देख लीजिए, 1509 से 1529, ठीक है ना। तो यह काल विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का रहा है। इस अवधि में बहमनी शक्ति का पतन हो गया था, जो बहमनी शक्ति के विजयनगर को बढ़ने नहीं दे रही थी और बालदेमाव कोंडा राजकोंडा के साथ संधि करके उनकी शक्ति को कमजोर कर रही थी, ठीक है ना। उस बहमनी राज्य का यहाँ पे पतन हो गया था, किसके उदय से? कृष्णदेव के उदय से। और बहमनी शक्ति के पतन होने के साथ ही 5 राज्यों का उद्भव हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय, तो आपको ये लिखना होगा। जो क्वेश्चन पूछता है नायक राज्यों का उदय, इसका मतलब ये हुआ, तो जो 5 राज्यों का उदय हुआ, 5 नायक राज्यों का उदय हुआ, वो अहमदनगर में निजाम शाही, बीजापुर में आदिल शाही, बरार में इमाम शाही, और गोलकुंडा में कुतुब शाही, और बीदर में बरीद शाही थे। इसके बारे में विस्तृत इसमें 4.12 में जो है आगे चल के आप देखेंगे। तो यहाँ पर कृष्णदेव राय के बारे में यदि पूछता है, और यदि पूछता है कि दक्षिण में, दक्कन में, या बहमनी उसका विजयनगर के राज्यों का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है ना, तो आपको यही लिख देना है, कुछ भी मत सोचिएगा, बस ये 5 नाम आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो बहमनी सल्तनत के विघटन की ओर, बहमनी जब शासक था वो कमजोर हो गया था, खत्म हो गया था, तो अग्रसर होने के कारण कृष्णदेव राय को बीजापुर के आदिल शाहियों से कोविलकोंडा और रायचूर बहमनी शासकों ने गुलबर्गा एवं बीदर प्राप्त करने में सफलता मिल गई थी, ठीक है ना। ओके, तो कृष्णदेव राय ने उदयगिर यानी कृष्णा नदी के दक्षिण में तथा नालगोंडा आंध्र प्रदेश में पुनः आधिपत्य स्थापित कर लिया था, और गजपतियों से तेलंगाना, राजामुंद्री एवं वारंगल पुनः प्राप्त कर लिए थे। किसने? कृष्णदेव राय ने वो वापस कर लिए थे। और 1510 से पुर्तगाली भारत में एक प्रमुख नौसैनिक शक्ति के रूप में सामने आ गए थे। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, और क्योंकि वो समुद्र के माध्यम से आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, तो गोवा और साथ ही राजा डांडा, राजौरी और दाभोर पर अधिकार कर उन्होंने अश्व व्यापार का एक अधिकार जमाया। अश्व व्यापार यानी घोड़े का व्यापार, ठीक है, क्योंकि गोवा दक्षिणी राज्यों में अश्व व्यापार का प्रमुख एक व्यापारिक केंद्र था, और कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता के संबंध बना लिए थे, और अलबुकर की प्रार्थना पर कृष्णदेव राय ने उन्हें भटकल में दुर्ग निर्माण की भी स्वीकृति दे दी। और एक के बाद यही गलतियां इंडियन राजा जो है वो करते गए। किंग यानी कि चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे फिर वो ब्रिटिश हो, उनको यहाँ पर रह के व्यापार करने और दुर्ग निर्माण की सबसे पहली गलती थी। दुर्ग निर्माण का मतलब किला बना लेना, रह के व्यापार करना। और इसी तरह पुर्तगाली सैनिकों ने कृष्णदेव राय की बीजापुर के इस्माइल आदिल खान के विरुद्ध जीत में योगदान दिया। तो ये होता था कि इंडियन जो किंग होते थे वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी शक्ति को ज्यादा बढ़ाने के लिए, दूसरे राजा के राज्यों में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए हमेशा बाहर के लोगों का साथ लिया, जैसे यहाँ पे पुर्तगाली का आया है, और इसी वजह से धीरे धीरे भारत गुलाम हो गया, ठीक है। तो अस्थिरता का युग एक यहाँ पे है, क्योंकि कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ ही आंतरिक संघर्ष एवं बाहरी आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। तो चलिए अस्थिरता का युग सिर्फ माइंड में रखिएगा, आता है किसका?
अस्थिरता का युग, विजयनगर साम्राज्य का अस्थिरता का युग, तो आपको स्टार्टिंग कर देनी है कृष्णदेव राय की मृत्यु के साथ ही, ठीक है ना। आंतरिक संघर्ष यानी कि उत्तराधिकारी के संघर्ष, और बाहरी आक्रमण यानी दूसरे राज्यों के आक्रमण, ठीक है ना। तो आंतरिक स्थिति का लाभ उठाते हुए बीजापुर के इस्माइल आदिल खान ने रायचूर और मुगदल पर कब्जा कर लिया, और गजपतियों और गोलकुंडा राजाओं ने भी कोंडाबिड को प्राप्त करने के लिए वो लगे रहे, पाए तो नहीं लेकिन लगे रहे। और इस अस्थिरता तथा अशांति का फायदा उठाते हुए कृष्णदेव राय के भाई अच्युत राय ने विजयनगर सिंहासन हथियाने में सफलता पाई, परंतु वो भी मृत्यु को उसने भी मृत्यु को पाया, यानी मृत्यु के बाद पुनः उत्तराधिकारी को लेकर अच्युत राय के पुत्र उसके भतीजे सदाशिव के बीच में संघर्ष हुआ। तो एक तरह से ये, और सदाशिव ने 1542 में सिंहासन प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तविक शक्ति कृष्णदेव राय के दामाद राम राय के हाथों में रही। तो अस्थिरता का युग, अगर क्वेश्चन पूछता है विजयनगर साम्राज्य का, तो आपको यही लिखना है कृष्णदेव के राय की मृत्यु के बाद जो जो हुआ, ठीक है ना। ओके, पुर्तगालियों के साथ क्या संबंध थे, किसके, विजयनगर के क्वेश्चन आता है पुर्तगालियों के साथ संबंध, तो आपको क्या लिखना है, राम राय के पुर्तगालियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे। पुर्तगालियों के संबंध अगर आता है, क्योंकि कृष्णदेव राय के पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, उसने तो दुर्ग निर्माण की भी परमिशन दे दी थी, और जब भी उसको सैनिक की सहायता पड़ती थी किसी दूसरे क्षेत्र में लड़ने के लिए, तो पुर्तगाली उसकी सहायता करते थे। लेकिन कृष्णदेव राय के मरने के बाद जब उसका दामाद राम राय सिंहासन पर बैठा, तो जस्ट अपोजिट हुआ, वो पुर्तगालियों के साथ अपनी मित्रता को जो कृष्णदेव राय ने बनाया था उस परंपरा को वहीं पे खत्म कर दिया, ठीक है। तो मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे, और 1542 में मार्टिन अल्फासो डिसूजा गोवा का गवर्नर बना, और उसने भटकल में लूटपाट की, और बाद में राम राय को अल्फासो डिसूजा के उत्तराधिकारी जियाओ दे कास्त्रो के साथ 1547 में एक संधि करने में सफलता मिल गई, और जिससे राम राय ने अश्व व्यापार के एकाधिकार प्राप्त किए, और राम राय ने कोरोमंडल स्थित थानसो में पुर्तगालियों के प्रभाव को नियंत्रित करने की भी कोशिश की। तो मित्रतापूर्ण संबंध नहीं थे, बस अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने राज्यों के पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लोग संधिवश करते रहते थे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ब्राह्मणों की राजनीतिक भूमिका देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य का एक विशिष्ट लक्षण होता था, क्या था, ब्राह्मणों का राजनैतिक एवं धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ताओं की धार्मिक मुखिया के रूप में महत्व था। यानी ब्राह्मण जो होते थे वो राजनीति के साथ साथ में जो धर्मनिरपेक्ष, जो धर्म के काम होते थे, उनमें मुखिया के रूप में वो काम करते थे, और अधिकतम दुर्ग दंडा नायक यानी दुर्ग प्रभारी वहां के ब्राह्मण होते थे, क्योंकि विजयनगर में जनरली दुर्ग का विशेष महत्व हुआ करता था, ठीक है ना। और उस युग में जब दुर्ग का बहुत महत्व होता था, तो वहां दुर्ग की रक्षा करने वाले दुर्ग प्रभारी के रूप में ब्राह्मण नियुक्त होते थे, और साहित्य से इस बात का पता चलता है। और उस युग में दुर्गों का बहुत महत्व था, और उनका नियंत्रण विशेषतः ब्राह्मण यानी तेलुगु मूल के द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। और इस काल में अधिकतर शिक्षित ब्राह्मण प्रशासन और लेखाकार के रूप में राजकीय कर्मचारी बनना चाहते थे, यानी कि लेखाकार और राजकीय कर्मचारी भी ब्राह्मण बनना चाहते थे, जो कि शिक्षित पढ़े लिखे थे, और उनके लिए उज्जवल जीविकोपार्जन के साधन की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पर यह भी था कि जो ये शाही सचिवालय पूर्ण रूप से ब्राह्मणों द्वारा संचालित थे, और ये जो ब्राह्मण होते थे, जो राजनीति में आए थे ब्राह्मण, वो अन्य ब्राह्मणों से भिन्न थे। क्यों? क्योंकि ये तेलुगु नियोगी नामक उपजाति से संबंधित थे, और ये धार्मिक कृत्यों को लेकर बहुत पुरातन पंथी नहीं थे, और यानी कि बहुत ज्यादा धर्म पे विश्वास करने वाले पुराने नहीं थे। और ब्राह्मण प्रभावशाली ढंग से राजा के लिए प्रजा की दृष्टि में वैधता स्थापित करने का काम करते थे, कानूनी काम करते थे, ठीक है ना। तो आप इतना और धर्म में स्वीकार कर उनके शासन को वैधता प्रदान की थी। तो विद्यारण नामक ब्राह्मण, उनके परिजन संगमा बंधुओं के मंत्री थे, और उन्होंने पुनः हिंदू धर्म में स्वीकार कर उन्हें शासन को वैधता प्रदान की। तो यदि आता है ब्राह्मणों की राजनीति में क्या भूमिका थी, किसके काल में, विजयनगर साम्राज्य में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लें। ओके, स्थानीय प्रशासन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में नायक और आयगार, नायक यानी नायनकार, और ये आयगार व्यवस्था जो थी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को देख लेते हैं। यदि अलग से कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, नायनकार व्यवस्था और आयगार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, समझाइए। या क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय प्रशासन कैसा था, तो फिर आपको यही आंसर लिखना होगा। तो स्थानीय प्रशासन में सबसे पहले नायककार व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नायककार व्यवस्था क्या है, चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए,
जो नायक कार्य व्यवस्था थी, इसमें विजयनगर के राजनैतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी विजयनगर के राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नायक कार्य व्यवस्था थी। सेना नायक और योद्धा नायक या अमर नायक की पदवी धारण किया करते थे। तो जो सेना नायक हुआ करते थे, जो सेना हुआ करती थी, जो उसके पति हुआ कर सेनापति हुआ करते थे, मेन मेन पदों पर जो हुआ करते थे, और जो योद्धा हुआ करते थे, वो नायक या अमर नायक की पदवी धारण करते थे। उनको नायक या अमर नायक कहा जाता था। और इन योद्धाओं को इनकी जाति, पहचान, कर्तव्यों, अधिकारों और विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गीकृत करना कठिन होता था। ठीक है ना? यानी कि इन योद्धा को उनके जात के हिसाब से, कर्तव्य और अधिकार के हिसाब से आप उनको अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको नायक या अमर नायक की पदवी दी जाती थी। ठीक है? तो नायक संस्था का गहन अध्ययन दो पुर्तगाली विद्वानों द्वारा किया गया। उन्होंने 16वीं शताब्दी में तुलुक वंश के जो कृष्णदेव राय और अच्युत राय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की थी। अब समझिएगा इसे। ठीक है? किस तरह से उदय हुआ नायक संस्था का। तो देखिए, क्वेश्चन यदि नायक कार से आए, क्या होता है यदि क्वेश्चन आए विजयनगर के प्रशासन साम्राज्य से आए, ठीक है ना, क्वेश्चन आए नायक संस्था से आए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है? तो देखिए, अब क्या हुआ कि जब दो वहां पे पुर्तगाली विद्वान उन्होंने आए और उन्होंने क्या किया कि भारत की यात्रा की। और किस टाइम में की? 16वीं शताब्दी में कृष्णदेव राय और अच्युत राय के राज्यकाल में, जब उनका शासन था। तो उन्होंने नायकों को महज रायो यानी केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में देखा। तो उनको लगता था कि जो नायक की नियुक्ति की गई है, एक पद दिया गया है, वो सिर्फ जो सरकार है, केंद्रीय सरकार जो मेन सरकार होती है, उसके एक एजेंट अभिकर्ता के रूप में थे। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि नायकों द्वारा रायों को दी जाने वाली अदायगी यानी पैसे वगैरह जो दिए जाते थे के प्रमाण से सामंतित दायित्वों पर प्रश्न आने लगा। यानी विजयनगर के अभिलेख और बाद में मैकेंजी की पांडुलिपियां नायकों का प्रादेशिक नायकों के रूप चित्रण करती हैं, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कई बार शासकों के उद्देश्यों के विपरीत टकराती है। तो यहाँ पर जो वहां के सेना नायक और योद्धा होते थे, उनको जो एक पदवी दी गई थी नायक या अमर नायक की, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बात निकल के आई। जो पुर्तगाली दो विद्वान आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि नायक जो है वो एक केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में थे, और नायकों को जो रायों द्वारा, राय मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाते थे, अदायगी दी जाती थी, ठीक है ना, उससे कुछ चीजें सामने आती थी। मतलब कि विजयनगर के अभिलेख से और कुछ पांडुलिपियों से ये पता चला कि नायकों का प्रादेशिक नायकों के रूप में चित्रण करना, यानी जो नायक होते थे उनका केंद्र सरकार के साथ, शासकों के साथ हमेशा कभी न कुछ लड़ाइयां, कुछ न कुछ संघर्ष चलता रहता था। जो उद्देश्य दोनों के होते थे वो सेम नहीं होते थे, हमेशा कभी न कभी अलग हो जाया करते थे, यानी विपरीत हुआ करते थे। ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एन के शास्त्री ने क्या 1556 के पूर्व और उसके बाद के नायकों के मध्य एक विभाजन रेखा खींची। और पहले वे पूर्ण रूप से शासकों पर निर्भर थे। कौन? नायक शासकों पर निर्भर थे, क्योंकि उनकी अदायगी उनका पैसा शासक दिया करते थे। जबकि बाद में ये नायक अर्ध स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है ना? और बाद में उन्होंने अपनी राय में संशोधन करते हुए 1565 के पूर्व नायकों को सैनिक मुखिया बताया। अब उन्होंने ये कहा कि 1565 के पूर्व जो शासन के अधीन काम करते थे वो नायक क्या थे? सैनिक मुखिया थे, और जिनके अधीन सैनिक जागीरें होती थी। और अपनी एक नवीनतम कृति में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को एक सैनिक महासंघ बताया, और जिसमें कई सरदार मिलकर उनमें से सर्वाधिक शक्तिशाली के नेतृत्व में सहयोग दिया करते थे। और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस्लाम के बढ़ते खतरे को देखते हुए विजयनगर शासकों को सैन्य शक्ति और धर्म पर महत्व देना पड़ा। तो कृष्ण स्वामी नायक व्यवस्था को सामंती मानते हैं, लेकिन वेंकटर मान्या का कहना है कि नायक व्यवस्था में यूरोपीय सामंतवाद के प्रमुख लक्षण जैसे स्वाभिभक्ति, सम्मान और ये अनुपस्थित थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सीधे से कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने नायकवाद को सामंतवाद माना, तो कुछ लोगों ने इन्हें सामंती माना, कुछ लोगों ने जमींदारी प्रथा के रूप में माना। मतलब कि शासक के द्वारा ऐसे लोगों की नियुक्ति करना, यानी सैनिक और योद्धा को नायक या अमर नायक की उपाधि देना, उनके वेतन अदायगी का काम केंद्र सरकार करती थी। ठीक है ना? ये बात कही कि जो पुर्तगाल के दो वहां विद्वान आए हुए थे। लेकिन बाद में ये चीज भी कह दी गई आगे चल के कि शायद जो नायक थे उनको सैनिक मुखिया बता दिया गया। जो सैनिक जागीरें होती थी वो सैनिक मुखिया के अधीन हुआ करती थी। ठीक है ना? और उन्होंने ये भी बताया कि विजय साम्राज्य को एक सैनिक महासंघ बता दिया, जिसमें कई सरदार मिलकर जो शक्तिशाली नेतृत्व होता था उसमें सहयोग करते थे। और खास तौर
तौर पे इसलिए नियुक्ति की गई थी कि इस्लाम के बढ़ते खतरे को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इस्लाम जो है वो ऑलरेडी 1500 ईस्वी में आ ही चुका था, ठीक है। तो ये है नायक व्यवस्था आपकी। और देख लेते हैं इसमें कि नहीं, ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टीवी महालिंगम विजयनगर के नायकों को योद्धाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं और जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा सैन्य सेवा के बदले में कर पद यानी कर दिया जाता था, ठीक है। और अमर नायक उस सैन्य अधिकारी नायक को कहा जाता था जिसके अधीन निश्चित संख्या में सैनिक टुकड़ियां रहती थी, यानी एक सैनिक टुकड़ी अमर नायक यानी कि जो नायक होता था उसको दे दी जाती थी। और इन नायकों का काम क्या होता था, इन नायकों को भूमि या क्षेत्र में राजस्व अधिकार प्राप्त होते थे, ठीक है, जो क्या कहलाते थे, अमरम, ठीक है। और तमिल प्रदेश और विजयनगर साम्राज्य में भूमि का लगभग 3/4 भाग इसके अंतर्गत आता था। और नायकों की जिम्मेदारी और गतिविधियों में से कुछ इस प्रकार की थी। तो उनकी जिम्मेदारियां क्या थी, यानी उनके काम क्या थे, तो उनके काम थे मंदिरों को उपहार देना, पहला हो गया मंदिरों को उपहार देना, दूसरा हो गया तालाब का निर्माण कराना, ठीक है, और मरम्मत कराना, तीसरा क्या हो गया, उजाड़ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाना, ठीक है, और चौथा क्या हो गया, मंदिरों से शुल्क वसूल करना, ठीक है। यानी मंदिर को उपहार भी देते थे और मंदिर से शुल्क भी वसूल करते थे, दोनों काम करते थे, तालाब का निर्माण और मरम्मत भी कराते थे, और जो भूमि बंजर होती थी, जो भूमि उपजाऊ नहीं होती थी, उसको उपजाऊ बनाना। तो याद कर लीजिएगा नायकों की जिम्मेदारी, नायक संघ, नायककार, कुछ भी क्वेश्चन आए या विजयनगर साम्राज्य का उदय किस तरह से, विजयनगर साम्राज्य के व्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है, ठीक है ना, ओके। अब आयगार व्यवस्था देख लेते हैं कि आयगार व्यवस्था क्या कहलाती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्योंकि दोनों जो व्यवस्थाएं थी विजयनगर युग में थी, ठीक है। अब जो विजयनगर युग था इसमें जो स्थानीय संस्थाएं थी, जो स्वायत्त यानी स्वतंत्र संस्थाएं थी, खासकर अगर तमिल क्षेत्र को देखें तो इनको बहुत धक्का लगा। धक्का क्यों लगा, क्योंकि विजयनगर काल से पहले कर्नाटक तथा आंध्र में स्थानीय संस्थाओं के पास तमिल क्षेत्र की अपेक्षा कम स्वायत्तता थी, ठीक है ना। कम स्वायत्तता का मतलब कम स्वतंत्रता थी। और विजयनगर काल में कर्नाटक में स्थानीय क्षेत्रीय डिवीजनों में बदल गए और फिर भी आयकार व्यवस्था जारी रही और संपूर्ण बृहत्तर क्षेत्र में यानी संपूर्ण बड़े क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलित थी आयकार व्यवस्था। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य नाडु और नट्टार की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी और जिसके परिणाम स्वरूप तमिल प्रदेश में इसका विस्तार हुआ। तो ये याद रखना है आपको कि नाडु और नट्टार दो शक्तियां थी जिनकी शक्तियां क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी और इन शक्तियों के कमजोर होने से तमिल क्षेत्र का प्रदेश का विस्तार हो गया, ठीक है। तो आयकार जो होते थे वो ग्राम सेवक अथवा कर्मचारी होते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आयगार क्या होते थे, आयगार ग्राम सेवक और कर्मचारी होते थे और इनके अंतर्गत परिवारों के समूह आते थे। अब ये परिवार के समूह कौन कौन से थे आयगार के अंतर्गत, तो मुखियागढ़ यानी रेड्डी या गौड़ा जिसको बोलते हैं, मड़ियम, तो आप रेड्डी गौड़ा कर याद कर लीजिए। एक साउथ इंडियन मूवी देखिए, जनरली उसमें यही चीजें रेड्डी गौड़ा ही लिख के आता है ना, बहुत सारे जो नेम होते हैं ऐसे होते हैं। तो और लेखाकार, कर्णम और पहरेदार, तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि आयगार ग्राम सेवक कर्मचारी होते थे, इनके गत परिवारों के समूह आया करते थे, परिवारों के समूह में मुखियागढ़, लेखाकार और पहरेदार आते थे, ठीक है। इन्हें गांव या एक भाग या गांव का भूखंड दे दिया जाता था। तो इन्हें क्या किया जाता था, गांव का एक भाग या गांव का एक भूखंड, एक जमीन दे दी जाती थी और कभी कभी उन्हें एक निश्चित लगान अदा करना पड़ता था, किंतु सामान्यतः भूखंड मान्य अर्थात कर मुक्त होते थे। तो जो आयगार लोगों को एक गांव का भाग या एक गांव का भूखंड दिया जाता था तो उनको वहां पे कुछ भी अगर वो उगाते थे तो उसका कर उनको देना पड़ता था, ठीक है ना, लगान देनी पड़ती थी। लेकिन ये भूखंड जो होते थे जनरली कर मुक्त हुआ करते थे। लगान यानी कि फसल की अधिक कीमत, कर का मतलब भूमि का होता है, तो लगान तो देना पड़ता था लेकिन कर मुक्त होते थे, सॉरी, ठीक है ना। तो इनकी कृषि आय पर कोई नियमित कर नहीं लगाया जाता था। कुछ विशेष स्थितियों में ग्राम कर्मचारियों को नगद रूप से उनकी सेवा के लिए भुगतान यानी कि पैसे दिए जाते थे, तो नगद भी पैसे इनको दिए जाते थे। अन्य ग्राम सेवकों जैसे धोबी या पुजारी को भी अनुष्ठानिक कार्य और गांव में समुदाय सेवा के लिए भुगतान के रूप में
भुगतान भूमि के रूप में किया जाता था। तो जो ग्राम सेवक के धोबी या पुजारी होते थे, मान लीजिए धोबी है जो गांव का काम करता है, पुजारी है जो अनुष्ठान जैसे गांव का काम करता है, तो उसको वहां पे भुगतान के रूप में यानी पैसे के रूप में क्या दिया जाता था, भूमि दे दिया जाता था। और अन्य सामान सेवाएं देने वाले ग्राम सेवकों में चमड़ा कारीगर, जिनके बनाए गए चमड़े, थैले के सिंचाई के साधन, कुहार, लुहार, बढ़ई, जलपूर्ति कारक, ये सभी लोग होते थे, सिंचाई की देखभाल किया करते थे। साहूकार, महाजन, पर्यवेक्षक ये हुआ करते थे। तो आयकर व्यवस्था की विशिष्टता क्या थी? ठीक है, आयकर व्यवस्था की विशिष्टता क्या थी? तो वो ये थी कि भूमि द्वारा आय का विशेष आवंटन तथा निश्चित नगद भुगतान पहली बार ग्रामीण सेवकों, जिसका निश्चित कार्य था, को किया गया। तो यानी आयकर व्यवस्था की विशेषता यानी पहचान ये थी कि भूमि द्वारा आय का विशेष आवंटन यानी बांटना, भूमि द्वारा आय का, जो भूमि के द्वारा पैसे आते थे उनको बांटना और उनका निश्चित नगद भुगतान करना, और वो भी किसके साथ, ग्रामीण सेवकों के साथ करना। ये काम था किसका, आयकर व्यवस्था का। वेरी इंपॉर्टेंट है आयगार और नायककार का। तो आयगार जो संबंधित होता था, आयगार जो संबंधित होता था वो सेवक कर्मचारी होते थे, और जो नायककार होते थे वो सैनिक या योद्धा हुआ करते थे। ठीक है ना, राइट, ओके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट विजय राज की प्रकृति नहीं देखेंगे हम जो दक्षिण भारत में, हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय। ठीक है ना, दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उपाय, ये आप देख लीजिएगा, ये ऑलरेडी मैं पहले समझा चुकी हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय। तो आप जाइएगा, यूनिट हमारी 3 चल रही है ना, 3 है या 2 है ये, तो 3 आई थिंक, तो उसे देख लीजिएगा आप। ठीक है, दक्षिण भारत में नायक राज्यों का उदय किस तरह से हुआ। सेंजी, तांजौर, मदुरा, इक्केरी नायक राज्य, ओडियार, मैसूर। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका। ओके, नायक राज्यों का उदय कब हुआ, ठीक है ना, किस तरह से, बहमनी शक्ति का उदय किस तरह से हुआ, तो देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी दक्कन और बहमनी के बीच में पूछ लिया जाता है, राइट। तो आई थिंक यूनिट फिनिश्ड होनी चाहिए ये। ओ सॉरी, कैसे फिनिश्ड होगी इस क्वेश्चन के बगैर? इस क्वेश्चन के बगैर तो फिनिश्ड हो ही नहीं सकती है। अफाकियों और दक्खानियों के मध्य संघर्ष एवं सम्राट के साथ उनके संबंध, अफाकी एंड दक्कनी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अमीरों की भूमिका न केवल संतुलन को मजबूत बनाने के लिए थी, बल्कि राजा निर्माता के रूप में थी, राजा को भी बनाने के रूप में थी, अमीर लोग। ठीक है, और यहाँ पे अमीर की जगह आप सुल्तान का भी सरदारों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कुलीन अभिजात वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक सुल्तान की चाह अमीरों की वफादारी प्राप्त करना था, और यही परंपरा बहमनी राज्य में भी जारी रही। ठीक है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह के काल में ही हमें 3 गुट नजर आते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह यानी बहमनी राज्य। ठीक है, एक वह गुट था जिसने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में अलाउद्दीन बहमन शाह की सहायता की। तो पहला गुट क्या था, एक गुट था जिसने दक्कन में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में अलाउद्दीन बहमन शाह की क्या की, सहायता की। दूसरा गुट कौन था? दूसरा गुट तुगलक गुट, और तीसरे गुट में स्थानीय सरदार आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक गुट अलाउद्दीन बहमन शाह का था जिसने दक्कन में स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने में सहायता की। दूसरा गुट तुगलक गुट था, और तीसरा जो था स्थानीय सरदार हुए करते थे, और स्थानीय सरदारों की विशेष भूमिका हुआ करती थी, राजाओं के साथ संधि हुआ करती थी, और ये कभी भी एक राजा के साथ क्या होते थे, विश्वास इनके प्रति अपनी निष्ठा नहीं रखते थे, ये बदलते रहते थे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, अफाकियों और दक्कानियों के मध्य संघर्ष है। तो अलाउद्दीन मुजाहिद के काल से अमीरों के इस संयोजन में एक नए घटक का आगमन हुआ, वह था अफाकी। अलाउद्दीन के काल से, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह के समय से, जिसका नाम अफाकी रखा गया, और इस शब्द का अर्थ होता है सार्वभौमिक। तो वे लोग जिन्हें मूल स्थान से उखाड़ दिया गया और वे अब किसी प्रदेश से संबंधित नहीं है, उन्हें गरीब
उद दियार अर्थात अजनबी भी कहा जाता था। तो ये अफाकी लोग जो थे इनका मतलब होता था सार्वभौमिक, और ये लोग जो अपने मूल स्थान से इनको भगा दिया गया, अब वो किसी विशेष प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, और इन्हें अजनबी भी कहा जाता था। तो ये अफाकी जो है, देखिए जितने भी हमारे देश में आए हुए लोग हैं वो सिर्फ एक जगह से, इन जगहों से आए हुए हैं, इराक, ट्रांस आक्सियाना और इराक से। तो कहाँ से आए हुए हैं? वो आए हुए हैं इराक और ट्रांस आक्सियाना और इराक से आए हुए थे अफाकी लोग। दक्कनियों और अफाकियों के मध्य वास्तविक संघर्ष 1397 में गियासुद्दीन तहमतान के काल में हुआ, जब उसने कई अफाकियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। तो दक्कन और अफाकियों के मध्य जो लड़ाई शुरू हुई थी वो 1397 में हुई थी, ठीक है ना, 97 में हुई थी। और किसके बीच क्यों हुई थी? गियासुद्दीन ने क्या किया था कि उसने कई अफाकियों को अपने उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए ना, सलाबत खां को बरार का गवर्नर, मोहम्मद खान को शर-ए-नौबत, अहमद बेग को कजबीनी को पेशवा बनाया गया। तो ये थे अफीकी, और अफीकियों को उच्च पद दिए गए, और इन उच्च पदों पर जो पहले दक्कनियों के हाथों में थे, अब ये जो उच्च पद यहाँ पर गियासुद्दीन ने अफीकी को दिए, वो उच्च पद पहले दक्कनियों के साथ में थे, यानी दक्कनियों को दिए गए थे। और दक्कनियों को हटा करके यहाँ पर अफीकियों की नियुक्ति ने पुराने अमीर वर्ग और तगल चिन के नेतृत्व वाले तुर्की गुट में असीम असंतोष को जन्म दे दिया। अब समझिएगा, गयासुद्दीन ने अफाकियों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया। उस उच्च पद पर पहले किसकी हाथ में थे? वो दक्कानियों के हाथ में उच्च पद थे, उनको वहां पे अफाकियों को दे दिया गया। अफाकी की जब नियुक्त कर दी गई तो जो पुराने अमीर वर्ग थे, क्योंकि अमीर वर्ग का बहुत रोल था, 3 गुट थे हमने देखा है शुरू में, तो एक गुट अमीर वर्ग था, जो अमीर वर्ग थे और जो तुर्की गुट थे, इनमें काफी असंतोष पैदा हो गया। और यहाँ पर 1397 में जो यहाँ पर तुर्की गुट थे, इनके प्रभाव को कम करने में सफलता प्राप्त की, और जब उनके सफल षड्यंत्र कर गियासुद्दीन को मरवा कर समुद्दीन दाऊद द्वितीय को एक कठपुतली सुल्तान बना दिया गया, ठीक है। तो तगलचिल ने क्या किया कि 1397 में क्या किया, तगलचिल ने यानी कि तुर्की गुट ने इनके प्रभाव को, किनके प्रभाव को? अफीकियों के प्रभाव को कम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। उसने एक षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र के माध्यम से गियासुद्दीन, जिसने अफीकियों को नियुक्त किया था, उसको उसने मरवा दिया, और यहाँ पे शमसुद्दीन दाऊद द्वितीय को सुल्तान बना दिया, जो तगलचिन यानी कि तुर्की आप गुट कह सकते हैं, तुर्की गुट के हाथ की कठपुतली बन गया, और स्वयं के लिए मालिक, नायब एवं मीर जुमला के पद हासिल कर लिए, ठीक है ना। तो जो अहमद प्रथम ने पहली बार एक अफाकी खलफ हसन बसरी को वकील सल्तनत के उच्चतम पद पर नियुक्त कर उसे मलिक उद जुत्तार यानी कि व्यापारियों का शहजादा की पदवी दी। तो अब मैं इसको किस तरह से आपको लिखना मैं बता देती हूँ। अब यहाँ तक तो पता है ना कि मरवा दिया, और समुद्दीन दाऊद द्वितीय को क्या कर दिया? सुल्तान बना दिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अहमद प्रथम है, उसने पहली बार एक अफाकी को क्या किया? सिंहासन प्राप्त हुआ। अब उसने क्या किया कि वकील सल्तनत के उच्च पद पर नियुक्त कर उसने व्यापारियों का शहजादा की पदवी दे दी। अफाकियों की अद्भुत प्रगति द्वारा उनके द्वारा दक्कनियों की तुलना में लगातार वफादारी के प्रदर्शन के कारण संभव हुई। तो जो अफाकियों को ये पद मिलते जा रहे थे, वो प्रगति विकास करते जा रहे थे, ये दक्कनियों की तुलना में वफादारी, यानी दक्कनी जो है वो इतने वफादार नहीं हुए जितने कि अफाकी वफादार हुए, ठीक है। तो अफाकी सैयद हुसैन साथियों ने अहमद प्रथम को अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में विजयनगर अभियान के दौरान वहां से बच निकलने में सहायता प्रदान की थी, ठीक है ना। अफाकी सैयद हुसैन को और उनके साथियों ने अहमद प्रथम को, जो कि अफाकी शासक था, और इसके परिणाम स्वरूप अहमद प्रथम ने अफीकी तीरंदाजी की एक विशेष टुकड़ी तैयार की, और उन्हें इसी प्रकार के अन्य लाभ मिलते रहे, और इस नीति से दक्कनियों की बहुत असंतोष फैला। तो जो ये नीति है अफाकी और दक्कनियों के मध्य संघर्ष, ठीक है ना, या कहानी के दफनियों के मध्य नीति क्या थी? कुछ भी क्वेश्चन पूछे अफानी दक्कनी आता है तो आपको यही लिख देना, ठीक है। अब इन दो गुटों के मध्य विवाद को अहमद के गुजरात के विरुद्ध देखा जा सकता है, जब दक्कनियों के असहयोग के कारण यहाँ पर मलिक के नेतृत्व में, मलिक
के नेतृत्व में बहमनी सेना को पराजय उठानी पड़ी थी और दोनों गुटों के बीच यह खाई अहमद द्वितीय के शासनकाल के दौरान और बढ़ गई थी और खान देश की सेनाओं के आक्रमण के समय दक्कनियों के असहयोग के कारण केवल अफाकी दलों को खलक हसन बसरी के नेतृत्व में भेजा गया। ठीक है, और हुमायूं शाह ने दोनों गुटों के मध्य सामंजस्य लाने के प्रयास किए, लेकिन अहमद तृतीय के काल में दक्कनियों ने शासन की पतवार ख्वाजा ए जहां तुर्क और महमूद गावा के हाथों में देख कर अनुभव किया कि अफागियों के हाथों में शक्ति केंद्रित थी, यानी अफागियों के हाथ में पूरी शक्ति आ चुकी थी। और दूसरी तरफ अफाकी इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि अहमद द्वितीय की आदि उन्हें प्राप्त शक्तियों में उसके उत्तराधिकारियों के काल में बहुत कमी कर दी गई थी। ठीक है ना, तो ये आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर अफाकी और दक्कनियों के मध्य संघर्ष को। ठीक है, ओके, राइट। अब शिहाबुद्दीन महमूद के शासनकाल में संघर्ष जो था वो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका था। का अफाकियों के प्रति स्पष्ट झुकाव था। दक्कनियों ने हफ्सी के गुट से दोस्ती कर ली थी। हफ्सी गुट ने राजा को मारने का एक दुस्साहसिक प्रयास भी किया, किंतु वह असफल रहे और इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में दक्कनियों का कत्लेआम प्रारंभ हुआ जो 3 दिनों तक जारी रहा और इन गुटों के झगड़ों ने केंद्र को कमजोर कर दिया और शिहाबुद्दीन का शासनकाल कासिम बरीद और मलिक अहमद, ठीक है ना, आज के विध्वंस यंत्रों से त्रस्त रहा। तो शिहाबुद्दीन की मृत्यु ने इन सरदारों को अपने प्रांतों में लगभग खुली छूट प्रदान कर दी थी और अंत में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने सर्वप्रथम 1537 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इस प्रकार बहमनी सल्तनत के क्षेत्रीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बहमनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, बहमनी साम्राज्य की शक्ति किस तरह से कम हुई, अगर ये क्वेश्चन आता है तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओके, चलिए। अब और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है, जितने बता दी उतने पढ़ लीजिए, अभी बहुत सारी यूनिट आपकी बची है। ठीक है ना, अच्छा देखिए, तो ये खत्म भी होगा, सारांश भी हो गया। चलिए अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट यूनिट लेंगे, हमारा होगा प्रारंभिक मुगल और अफगान। इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, राइट। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, तो वहां से जुड़ जाइए, क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय।